नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ईबी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का इतिहास विषय का पहला अध्याय। हम लोग इस वीडियो में 54 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग 30 प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, आज का क्लास प्रारंभ किया जाए। तो अध्याय का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग और ऑप्शन डी लौह युग। तो इसमें उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कांस्य युग। अब इसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के लोग कांसा बनाना जानते थे और कांसा को तांबा में टीन का मिश्रण मिलाकर के बनाया जाता था। तो मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? प्रश्न को एक बार फिर से सुने मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हर एक प्रश्न पर अपनी नज़र गड़ाए रखें और नोट करते रहें। कॉपी कलम साथ में लेकर के जरूर बैठें। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो उत्तर होगा हड़प्पा। अब हम लोग हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने सन 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और हड़प्पा का शाब्दिक अर्थ शिव का भोजन होता है। मित्रों तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन और ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे रखालदास बनर्जी, जिसने 1922 ईस्वी में इस सभ्यता का, इस स्थल का खोज किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। तो चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहा जाता था या मृतकों का टीला के रूप में विख्यात था? यह है, तो देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन है ए चनहुदड़ो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण तो सभी सवाल हैं। सभी सवालों को आप ध्यान से देखें, आपको नोट करते रहें ध्यान से सभी प्रश्नों को। मित्रों एक बात कहना चाहेंगे कि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो में कुछ टेक्निकल समस्याएं हो सकती है, इसके लिए आप हमें माफ़ करें। धीरे धीरे करके सारे टेक्निकल समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इनमें किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल,
और ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर और डी एस आर राव। तो इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा डिटेल में जानें कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1863 में मद्रास के पल्लावरम से पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी। आप इसे नोट करते रहें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं मित्रों। तो प्रश्न है, सिंधुवासी निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी तांबा। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? तो इसका उत्तर होगा लोहा। लोहा इसका उत्तर होगा लोहा। तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। कभी कभी आपसे गलती भी हो जाता होगा, इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते रहें। और ये प्रश्न जो है आपको कभी कभी ऐसा होगा कि फंसा भी सकता है। तो चलिए मित्रों चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो बताइए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आप सतर्क रहें, एक बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है, कभी कभी यह गलती हो सकता है आपसे। तो ध्यान से सुने जो मैं बोलने वाला हूँ कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला तो है, लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता में नर्तक की मूर्ति, यानी नर्तकी का मतलब फीमेल, नर्तक का मतलब मेल, नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा। तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा। ध्यान से देखें, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चन्हुदड़ो उत्पादन केंद्र था। चन्हुदड़ो उत्पादन केंद्र था ऑप्शन ए मुहर बनाने का, ऑप्शन बी मनका बनाने का, ऑप्शन सी मिट्टी की मूर्ति बनाने का और ऑप्शन डी वस्त्र बुनने का। तो बताइए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मनका बनाने का। इसका उत्तर होगा मनका बनाने का। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। सिंधु नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी। अगर आप इसे ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए थे। चन्हुदड़ो के खोजकर्ता थे गोपाल मजुमदार। चन्हुदड़ो के उत्खननकर्ता थे, खोजकर्ता थे गोपाल मजुमदार। उन्होंने 1931 ईस्वी में चन्हुदड़ो का उत्खनन किया था। चन्हुदड़ो वर्तमान समय में सिंध प्रांत में पड़ता है। तो चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? बेहद महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान से देखें इस प्रश्न को। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, ध्यान दें, इसका उत्तर होगा, आप बताएं क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा सांड। हाँ मित्रों, इसका उत्तर होगा सांड। तो चलिए इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखते हैं और विशेष जानते हैं। पशुपति शिव की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार पशुपति शिव को आदि शिव की संज्ञा दी गई है। पशुपति शिव की मुहर पर 6 जानवर अंकित हैं, जिसमें दाहिने तरफ का कोना टूट चुका है। तो बचे हैं 5 पशु, जिन 5 पशुओं में दाईं ओर बाघ और हाथी बने हुए हैं, जबकि बाईं ओर गेंडा और भैंसा है, और पशुपति शिव के मुहर के सामने 2 हिरण हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 पशुओं का साक्ष्य प्राप्त होता है, बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा, और एक नीचे सामने जो 2 हिरण है वो, कुल मिला के 5। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 10,
सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? ऑप्शन ए मेलुहा, ऑप्शन बी दिलमून, ऑप्शन सी मगान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका उत्तर होगा मेलुहा। मेलुहा के बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं है, फिर भी आप ये जानें कि मेलुहा का वर्णन सुमेर देश यानी कि इराक के साहित्य में वर्णन किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 16। तो बताइए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? ध्यान से आप देखें। तो इसका उत्तर होगा मित्रों 4। आप ध्यान से सुनिएगा, इसका उत्तर होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी की मूर्तियां, ऑप्शन बी धातु के समान, ऑप्शन सी मनके और ऑप्शन डी मुहर। तो इसका उत्तर होगा, आप बताएं क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुहर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुहर। इसके बारे में जानते हैं, आप नोट करते रहिएगा, जरूर से जरूर आप नोट कीजिएगा मित्रों। आप सच यकीन मानिए कि आपको बेहद फायदा परीक्षा में होने वाला है। सिर्फ परीक्षा पास करने से कुछ होगा नहीं, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी पढ़ाई करनी चाहिए, यह मेरा मानना है। अगर आप मन से पढ़ें, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो परीक्षा में तो अच्छे अंक आएंगे ही आएंगे। भविष्य में भी इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सही प्रश्नों पर अपनी पैनी निगाहें बनाए रखें। तो चलिए जानते हैं कि मुहर पत्थर, टेराकोटा और तांबा से बनाया जाता था। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था। मुहर आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार बनाए जाते थे। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13 की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। तो इसका उत्तर होगा आप बताएं क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो मित्रों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी लोथल। तो बताएं मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये हम गलती कर दिए, आप इसके लिए क्षमा दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये होगा, ये आप देखें, ये वाला होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे छात्रों, मेरे छात्राओं, अगर आपको कोई भी टेक्निकल समस्या हो रहा है तो इसके लिए आप हमें माफ़ करें। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी समस्या ना हो। आपका बस प्यार और दुलार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको जानकारी मिल रही हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें मित्रों, ताकि आपके लिए हम ऐसे वीडियो प्रत्येक दिन हर क्षण बनाते रहें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। तो प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप जानते ही होंगे। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन सी सरस्वती होगा और ऑप्शन डी रावी। बहुत गर्मी है मित्रों, वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी होती है, फिर भी कोई बात नहीं। समस्याएं तो जीवन में रोज खड़ी है, परंतु जीता वही है जिसकी सोच बड़ी है। सर्दी गर्मी तो आते ही रहेगा मित्रों। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा किस नदी के किनारे है?
तो इसका उत्तर होगा रावी। आपको पहले ही बता चुके हैं, इसका उत्तर होगा रावी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि रावी का मतलब क्या होता है मित्रों? तो नोट कीजिएगा कि रावी का अर्थ सूर्य। हाँ मित्रों, रवि का मतलब भी सूर्य और रावी का मतलब भी सूर्य होता है और इसका अर्थ विशेषज्ञ या कुशल होता है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम परुशनी है। VVI प्रश्न है, आप इसे याद रखें। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम परुशनी है मित्रों। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी भी है। जैसा कि आप जानते होंगे, सिंधु की सहायक पंच नदी में सबसे छोटी नदी रावी ही है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास है, जिसके कारण पंजाब नाम दिया गया है। पंजाब के एरिया से, पंजाब राज्य से 5 नदियां गुजरती है। जैसा कि आपको हम फिर से बताना चाहेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है मित्रों। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर मित्रों। ध्यान दें, प्रश्न संख्या 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है मित्रों? प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? ये प्रश्न भी शायद दोबारा आ गया है। तो इसका उत्तर होगा मोहरे। तो समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर मित्रों। तो हड़प्पा क्षेत्र की खोज का श्रेय किसे है या किसे दिया जाता है? प्रश्न को हमेशा उलट पुलट के कई तरह से पूछ लिया जाता है। यही प्रश्न पहले आपको किसी और रूप में मिला होगा। तो देखते हैं, हड़प्पा क्षेत्र की खोज का श्रेय किसे है? ए. रखालदास बनर्जी, बी. दयाराम साहनी, सी. मार्टिमर व्हीलर पूरा नाम है, और डी. मार्शल। इसका उत्तर होगा, आप बताएं क्या होगा? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया था। और जैसा कि आपको हमने बताया ही है कि हड़प्पा का अर्थ शिव का भोजन होता है मित्रों, शिव का भोजन होता है। इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी चान्होदड़ो और ऑप्शन डी अमरावती। तो इसमें से उत्तर होगा मित्रों, इसमें से उत्तर होगा, ध्यान दें, इसमें से उत्तर होगा, आप बताएं, अमरावती। क्या होगा? अमरावती। तो जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। कालीबंगा, धौलावीरा, चान्होदड़ो तो सिंधु घाटी सभ्यता में है ही, अमरावती है। तो अमरावती के बारे में जानते हैं। अमरावती स्तूप अशोक ने बनवाया था। अमरावती स्तूप अशोक ने बनवाया था। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। तो चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था मित्रों? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार और ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिभुजाकार। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था मित्रों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई थी? हाँ मित्रों, ध्यान से सुने। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 1826, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन नंबर डी 1921। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका उत्तर होगा 1826। आपको बताने का, आपको सोचने का थोड़ा सा मौका तो हम जरूर दे रहे हैं। तो आप मन में सोचें कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। ध्यान से देखते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था। अगर प्रश्न को सीधा समझें तो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन किसने किया था?
ऑप्शन नंबर ए एस एस तलवार, ऑप्शन नंबर बी रविंद्र सिंह बिष्ट और ऑप्शन नंबर डी यज्ञदत्त शर्मा। इन्हें वाई डी शर्मा लिखा गया है और ऑप्शन नंबर डी एम जी मजूमदार। तो आप बताएं इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने सन 1953 से 56 के बीच में रोपड़ का उत्खनन किया था और रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर मित्रों। प्रश्न संख्या 12 की ओर वीडियो में बने रहें, वीडियो में लगातार आप बने रहें, है ना। तो चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर और ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो बताएं मित्रों इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा। इसका उत्तर होगा कालीबंगा। और आप इसके बारे में जाने कि कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, है ना। याद रखिएगा इसका अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है और इसके उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 23 की ओर। आप वीडियो में लगातार बने रहें, बहुत ही कम प्रश्न बच गए हैं। न जाने कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए, किस्मत कौन जानता है ना। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें और देखते रहें वीडियो। तो 23 नंबर प्रश्न है, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न बड़ा ही कठिन है यह, आप ध्यान से सुने। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों। उपयुक्त सभी रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरातन स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरातन स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए भोगत्रार, ऑप्शन बी हुलास, ऑप्शन सी सरायखोला और ऑप्शन डी संघोल। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा मित्रों। इसका उत्तर होगा ए भोगत्रार। तो इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हुलास है, इसको जानना बड़ा ही जरूरी है, आप इसे ध्यान से देखें। लिखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। आपको पहले भी हम बताएं कि कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिएगा। तो हुलास नगर जो है, हुलास शहर जो है, हुलास सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, वह मिला है उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिला में। सरायखोला वर्तमान पाकिस्तान में है। तक्षशिला संग्रहालय से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह पड़ता है। इसका खोज 1960 में किया गया था। अब आगे देखिए संघोल। मित्रों संघोल पंजाब में है, फतेहगढ़ साहिब जिला में यह स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिटेल से जाने तो अच्छा ही रहेगा, है ना। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी द्रविड़ लिपि और ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। तो बताएं मित्रों इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका उत्तर होगा द्रविड़ लिपि मित्रों। हाँ मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्रविड़ लिपि। देखिए के बारे में ध्यान से सुनिए और लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी। कभी कभी इसे भाव चित्रात्मक भी कहा गया है बहुत सारे पुस्तकों में। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर मित्रों लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया। भी आई है, आप नोट करें। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया। साफ साफ स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, इस पर आप ध्यान दें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। प्रश्न संख्या 26, मात्र 30 प्रश्न है, आप इसमें बने रहे लगातार, है ना।
और अगले जो भी प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे। हमने आपको बताया कि हम लोग 54 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं अध्याय 1 से, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अपने मित्रों को बताएं, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, और सब अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ही करें। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो बताएं इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। याद रखिएगा कि कुंतासी गुजरात राज्य के मोरबी जिला में स्थित है। कौन सा जिला में? मोरबी जिला में स्थित है मित्रों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है मित्रों, ध्यान से आप देखें। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है। ए सुमेर सभ्यता, बी चीन सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी बेबीलोन की सभ्यता। तो बताएं मित्रों इसका उत्तर क्या होने वाला है, कुछ आप अंदाज करें। इसका उत्तर होगा सी मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपने 11th में अध्याय 3 में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो जानते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है फरात और दजला नदियों के बीच में बसा हुआ था, और मेसोपोटामिया की सभ्यता 3 सभ्यताओं से मिलकर बना था। 3 सभ्यताओं का संयुक्त नाम है, जिसमें बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और सुमेर की सभ्यता थी। इतनी जानकारी काफी है मित्रों, आप नोट करते चले। अब है प्रश्न संख्या 28। सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के निर्माण में किस तरह की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, या यूं कहें सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए कच्ची ईंटें, ऑप्शन बी पक्की ईंटें, ऑप्शन सी टाइल्सें और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा पक्की ईंटें, ऑप्शन नंबर बी मित्रों। ध्यान दीजिएगा कि ईंट को आयताकार बनाई जाती थी और लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 होता था। आप इसे जरूर नोट करते चले, है ना, 4:2:1 होता था। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? आसान सा प्रश्न है, आप बताएं। तो इसका उत्तर होगा, आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी 1922। अब हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, मेरे भाइयों ध्यान से देखें। आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? ऑप्शन नंबर ए है मित्रों चीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा मित्रों चीन की सभ्यता। इसका उत्तर होगा चीन की सभ्यता। तो इस तरह से करके मित्रों आज हम लोग 30 प्रश्न तक सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगले वीडियो में 31 नंबर प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। 54 या 55 प्रश्नों का पूरा सेट प्रैक्टिस यह रहेगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।